नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एनटीपीसी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और एनटीपीसी आपकी परीक्षा जो 2 से 23 तारीख तक के लिए है, उसमें आपकी तैयारियां मैथ्स में बेहतर हो सके, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न आपको सॉल्व कराया जा रहा है। एनटीपीसी के साथ साथ जितने भी रिलेवेंट परीक्षाएं हैं रेलवे की, उनको भी हम लोग यहाँ पर सवालों में रख रहे हैं। प्रीवियस ईयर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि सवाल उसी पैटर्न के बनते हैं। लेवल हम बढ़ाएंगे कुछ रिलेवेंट सवालों को लेकर के, जो मैराथन होगी, जो अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के होंगी या मिसलेनियस होगी, उस पर हम अलग से काम करेंगे। पहले आपको इस 20 तारीख तक हम कोशिश करके, या 22 तारीख तक हम प्रीवियस ईयर सवालों को ही कवर करते हुए दिखेंगे। तो सभी लोग जुट करके एक एक सवाल को मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस में अपने आप को ढालिए, अच्छे से कनेक्ट करिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करिए, जिससे कि हम उस पर सोल्यूशन आपको दे सकें। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन? यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, मतलब एक दुकानदार जितने परसेंट की छूट देता है उतने ही परसेंट का लाभ कमाता है, मतलब वह 20% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? ये सवाल बना। अब यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन आई, जैसे आप पहले तो प्रोसेस समझिए। दुकानदार किसी सामान को खरीदता है, खरीद करके उसके दाम को बढ़ाकर प्रिंट करता है, जिसे एमआरपी कहते हैं, उसी पर छूट देता है, लेकिन ओवरऑल से उसे फायदा होता है या नुकसान होता है। सवाल कहता है कि वह 20% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमा रहा है। इसका जो अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है? मतलब जैसे ये थॉट तब आता है, जैसे आप एक दुकानदार की तरह सोचिए कि आपने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए, यूज के लिए नहीं। खरीदते ही आपने तय कर लिया कि मुझे 20% का लाभ कमाना है। अपनी दुकान में लगाने से पहले जब आपने मार्केट स्ट्रेटजी देखी या मार्केट को ऑब्जर्व किया, तो पता चला हर दुकानदार उसी सामान के लिए 20% का डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, तो आपको भी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो ऐसी केस में आप वस्तु के दाम को बढ़ाकर प्रिंट करोगे। कितना बढ़ा दो कि 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो जाए? यही सवाल है, सिंपल। इसके दो तरीके हैं करने के, क्योंकि हम सब जानते हैं जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर, और उससे सेलिंग प्राइस प्राप्त होती है। छूट देकर बेचिए, लाभ मिलेगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। और जो लाभ होगा, याद रखिएगा, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, मतलब आपने कितने में खरीदा था और कितना बढ़ा करके आप बेच रहे हैं। दोनों परिस्थितियों में विक्रय मूल्य कॉमन है, चाहे पहले परिस्थिति में देखें चाहे दूसरे परिस्थिति में देखें। विक्रय मूल्य को बीच में रखकर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बट इसका एक सिंपल अप्रोच आपको फॉलो करना है। और मैंने इधर भी जितने भी परीक्षाएं देखी है साल डेढ़ साल के अंदर, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, या कोई भी अन्य एग्जाम जिसको मैं कवर कराता हूं, उन सब जगहों पर इस सवाल को जरूर दिया था, इस पैटर्न का सवाल जरूर दिया था। ऐसे में जब छूट देने पर भी लाभ हो, तो हम सीधा सीधा दोनों की तुलना 100 से कर सकते हैं। हम कह रहे हैं 100 पर हमने छूट दिया, बोली कितने की? 20% की, तो 80 हो जाएगा। और इसी पर मुझे लाभ भी हुआ, वो भी 20% का, तो मान 120 हो जाएगा। ऐसे में तुरंत यह जो है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बना जाता है। अब इसको रेशियो बना है, अब यहीं से सीधा आपको यही तो बताना था कि हमारा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा है कि 40 ज्यादा है, 80 से 40 ज्यादा है, और 40 इसका 50% होता भी है। तो 40 गुणे 100 बटे आप 80 कर दीजिए, तो यहाँ पर 40 से इसको डिवाइड करिए, 2 बार गया, 2 से इसको डिवाइड करिए, 50 आया। तो 50% इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। अर्थात उसने अपनी वस्तु के दाम को 50% बढ़ाकर प्रिंट किया था, तभी उसने 20% की छूट देकर बेची, तो भी उसे 20% का लाभ हुआ। एनटीपीसी के सीबीटी 1 2021 का ही सवाल था, शिफ्ट 2 में पूछा गया था। मैंने उधर जो अभी रिलेवेंट सवाल, जो नए सवाल आए हैं, उन्हीं पर मैंने काम करना सही समझा है। आगे देखिएगा, ये भी देखिए क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, ये भी आपका उसी समय 21 के ही पेपर का पार्ट है। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा, 1/4 भाग मतलब 25%, 3.5% की दर पर, और 1/3 हिस्सा 7.5% की ब्याज दर पर, और जो बच रहा है उसको 8% की दर पर निवेश कर दिया, साधारण ब्याज पर। इन सब से उसे 2576 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, सॉरी लाभ नहीं, ब्याज प्राप्त हुआ। तो वह निवेशित की गई पूंजी क्या थी? जब भी ऐसी स्थिति है तो ऐसे कहता कि 25% हिस्से को 3.5% की दर पर, 33.5 या 33 सही 1/3% के हिस्से को 7.5% की दर पर, ऐसा तो बोला नहीं है, क्योंकि पूरी पूंजी तो 100 ही परसेंट होगी। अगर परसेंटेज पर चलिए, नंबर पर चलिए, तो 1 होगी, 1 का 1/4, 1 का 1/3, तो ऐसे में तो टफ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पूरी पूंजी को सोचते हैं, मानते हैं। हमने पूरी पूंजी को एक संख्या ऐसी मान ली जो संख्या 1/4 और 1/3 अर्थात 3 और 4 से कटे, वो हमने 12 मान लिया। हमने कहा पूरी पूंजी हमारी 12 है। 12 का 1/3 करिए, 12 का 1/3 करेंगे तो 4 आएगा।
एक चौथाई है पहला हिस्सा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 12 का एक चौथाई करिए, कितना आया? 3 आया। 12 का एक तिहाई करिए, देखिएगा यहाँ पर 4 आया। 3 4 7 हुआ, 7 5 12, बचा कितना? 5। अब चलिए निवेश करते हैं। सबसे पहले 3.5% की दर पर, 3.5% मतलब गुणे 3.5 करिए, ये हो जाएगा 10.5। इसकी तरफ चले, यहाँ पर 7.5 करिए, 7.5, ये हो जाएगा 30%। ठीक है, ये परसेंट में चल रहे हैं दोनों अमाउंट, ध्यान दीजिएगा। इधर हमने क्या किया? 8% किया। 8% है तो 8 से गुणा किया तो 8 पंचे 40। टोटल ब्याज की बात करिए, तीनों को जोड़िए, 40 30 70 10 80.5। 80.5% का मान जो ब्याज के रूप में आपको मिला है 2576। 2576 करेक्ट है। यहां से हम 100% का मान निकाल ले, एग्जैक्टली बेसिकली हम एक निकाल लें या 100% का मान आप समझिए। तो 100% का मान देखिए कितना होगा? 100% का मान मतलब एक का मान, ठीक है, वह एक है, इसको आप 100% मानिए चाहे एक मानिए। दशमलव हटेगा, एक जीरो यहां बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज हटेगा तब भी आप समझिए इसे परसेंटेज को परसेंटेज से खत्म कर सकते हैं। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 3 और 2 32 आएगा। 32 को 100 से गुणा करिए, 3200 हो जाएगा। बेसिकली यह 3200 है पूरा इस मान को, जिसको आप एक मान सकते हैं। और रियलिटी में यह पूरी पूंजी कितनी है? 12। तो 12 बराबर क्या होगा? 12 से गुणा करिए, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24, 12 36, 2 कितना होता है? 38। 38,400 पूरी पूंजी थी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? देखिए यहाँ पर आपके सामने है सी ऑप्शन में। 38,400 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, कवर कर लीजिए। अगले सवाल पर चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि, ध्यान से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, रुपए में 3 वर्ष में 5,000 रुपए हो जाती है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है। मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि 3 वर्षों में 5,000, दैट मीन्स हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। इस सिंपल सवाल है और ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं। ये आपको भी 2021 में सवाल दिया था और CBT 1 का ही सवाल है। ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि आपको केवल स्टेटमेंट बनाना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है। सुनिए, जो एकदम जनरल प्रोसेस होता है कि आप कोई पैसा था, उस पैसे को आप सीधा सीधा बढ़ा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जो 5,000 है दैट इज अमाउंट, जैसे प्रिंसिपल था और अलग अलग रेट लगा है अलग अलग साल, और ये फाइनली अमाउंट में कन्वर्ट हो गया और यह अमाउंट है टोटल 5,000। यह पैसा जो आपने जमा किया था इसी की बात की जा रही है। ये पूछा जा रहा है एक्चुअली ये था कितना, तो मैंने लिखा P था। और अगर सबसे पहली ब्याज दर कितनी थी? 2%, तो मैंने लिखा 102, 102 बटे 100। फिर मैंने लिखा 103 बटे 100, फिर मैंने 103 बटा 100, ध्यान से देखिएगा, 103 बटा 100। फिर मैंने लिखा 104 बटे 100, 104 बटे 100। और यह पूरा पैसा हो कितना गया बताइए? 5,000। कितना? अपने को यही प्रिंसिपल बताना है। आइए प्रिंसिपल निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा, समझिएगा। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, ये जो 5,000 है ये रहेगा, गुणे ये तीनों 100 ऊपर चले जाएंगे, 100 गुणे 100 गुणे 100, नीचे अपने पास ये वैल्यूज आ जाएंगी 102, 103, 104, करेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लीजिए अपने बिहाफ पर, अपने ट्रिक्स पर। जैसे अगर आप इसको यहाँ से खत्म करें तो 1.04 हो जाएगा। इसको जैसे ऐसे हटा देते तो 1.04 हो जाता, इसको हटा देते तो 1.03 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हटा दे तो 1.02 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ऊपर है केवल 5,000 और नीचे कौन है? 1.02, 1.03, 1.04। और इसको आप किस ऑप्शन में प्राप्त कर सकते हैं? देखिए ये आपको सीधा सीधा सी ऑप्शन में दिख रहा है। सेम यही ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। यही प्रिंसिपल था। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एनटीपीसी में, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इन वर्डिंग्स को बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि ये वर्डिंग टच करना बहुत जरूरी है। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है सवाल की, उसको या एग्जाम की, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसी पर मैं यहाँ काम करा रहा था। अब देखिए बहुत शानदार सवाल है, अनुपात का है, लेकिन कंफ्यूज करेगा अगर आप इसको थोड़ा सा भी नहीं केयरफुल नहीं हुए तो कंफ्यूज करेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 185 अनुपात 158। ए अनुपात बी की वैल्यू हमसे पूछा है, ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप सोचो चलो हम फैक्टराइज करके कर ले तो पॉसिबल नहीं होगा। सवाल क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई कितना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना दिया है? 185 डिवाइड बाई कितना है? 158। इसको हम, ये मेथड होता है जिसे कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। उसमें प्रोसेस क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। अगर कभी लिखा है a बटा बी, ठीक है, बराबर अगर लिखा है c बटा डी,
जिसको हम योगांतरानुपात से कैसे कंपेयर करते हैं, b जाएगा ऊपर जुड़ेगा a प्लस बी, नीचे a आएगा b को घटाएगा a माइनस बी बराबर c प्लस डी होगा और c माइनस डी होगा। मतलब आप समझ गए कि हर जाके ऊपर जुड़ता है, अंश आकर हर को घटाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जब जुड़ेगा ही तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होगा। और नीचे आइए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऊपर वाला आ गया, नीचे को घटाएगा तो माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देगा अपने आप को। इधर भी सेम प्रोसेस होगा, 185 प्लस 158 होगा डिवाइड बाई 185 माइनस 158 होगा। ठीक है, माइनस 158 होगा। अब जो जैसे खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, जैसे बी क्यूब से, ए क्यूब से खत्म हो गया। अब देखिए इधर थोड़ा आते हैं, यहाँ सोल्यूशन पर काम करते हैं। कितना बनेगा 2a क्यूब ना, 2a क्यूब कितना बनेगा 2b क्यूब, करेक्ट है। जोड़ के देखिए दोनों को, 8 5 13 होता है, 8 5 13 1 14 होता है, 1 1 2 1 343 हो गया। घटा दीजिए, 15 से 8 7 होता है, हाँ 15 से 8 7 हुआ, 7 से 5 2 27 हुआ। यहाँ पर 2 2 से खत्म हुआ, और जब मैं a बटा b करूंगा तो क्यूब रूट हो जाएगा 343 बटा 27। 343 का घनमूल होता है 7, यहाँ पर क्यूब रूट होगा, और 27 का होता है 3। 7:3 देखिए पहले ही ऑप्शन में सवाल के लिए राइट सोल्यूशन। जिसको ये प्रोसेस नहीं पता है वो सोचेगा कि चलो हम a प्लस बी कर दे, a माइनस बी कर दे, आएगा नहीं उससे, क्योंकि वहां फैक्टर्स बनेंगे बस केवल, और कुछ होगा नहीं। आप इधर उधर करके केवल इधर उधर में, अच्छा एक चीज और लोग दिमाग लगा सकते हैं, उनके दिमाग में आया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से टफ होगा। आप इसको ले जाइए 158 a क्यूब, 158 b क्यूब, 185 a क्यूब, 185 b क्यूब, इससे कर सकते हैं। बट वो नंबर इतने बड़े होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इस पैटर्न को जरूर दिमाग में रख लीजिए जो मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट से भी बता दीजिए, अगर नहीं आया हो तो फिर से मैं समझा दूंगा। अगले सवाल पर, 4 वर्ष पहले, इसको पढ़िए, माँ की उम्र उसके बेटी की उम्र से 13 गुना थी। अब नहीं, 4 साल पहले माताजी अपनी बेटी की 13 टाइम्स, 13 गुना थी, 13 गुना माताजी की उम्र थी। 2 वर्ष बाद जब 2 साल बीता तो माँ की उम्र बेटी की उम्र से 4 गुना होगी। कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, ये हमको बताना है। हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है पता है, हमको पहले तो उनकी वर्तमान उम्र पर काम करना है। आइए देखिए, माता जी हैं, 2 लोग हैं यहाँ पर, एक तो माता जी हैं और दूसरी कौन है बताइए, बेटी है। 2 लोग हैं, माँ और बेटी हैं। ये है वर्तमान स्थिति। मैंने एज रिलेशन में इस तरह से बहुत बार आपको पढ़ाया होगा। माँ है और बेटी, हम लोग सबसे पहले वर्तमान लेते हैं। आज से माँ की उम्र और बेटी की उम्र का जो रिलेशन था वो 4 वर्ष पूर्व था। माता जी 13 थी और बेटी 1 थी, करेक्ट। 2 साल बाद, और जो भी ये 2 साल बाद जा रहा है अभी वर्तमान से ही जाएगा, ये बाद पर पहुंच गए हैं, ये पूर्व की बात थी। यह रेशियो कितना था बताइए, 2 साल बाद 4 गुना थी। माता की उम्र बेटी की उम्र की 4 गुना थी। कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुना होगी, यह सवाल है। लेकिन इसके पहले वर्तमान में या कहीं पर भी उम्र दोनों की पता होनी चाहिए। आइए समझते हैं। यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए कितने साल का है, 6 साल का। कितने साल का, 6 साल का। 6 साल का गैप है। और यहां पर देखो 6 साल का ये गैप है, क्या ये जो रेशियो का गैप है सेम है क्या, मतलब रेशियो का गैप भी सेम है। 13 से 4 9 घट रहा है, इधर तो घट ही नहीं रहा है। तो ऐसे में हम पहले गैप सेम करने की कोशिश करते हैं। 4 और 1 का डिफरेंस कितना है, 3 है। और 13 और 1 का डिफरेंस कितना है, 12 है। 3 1 के 3 होता है, 3 चौके 12 होता है। तो आप एक काम करो, इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। इसको 4 से कर दो, इधर करो ही मत, करोगे तो कोई फायदा नहीं 1 से। तो आपने जब इसको 1 से कर रखा तो 13 1 ही रहेगा, 4 से करते या 16 होगा या 4 होगा। 13 3 16 होता है, ठीक है। 13 3 16 होता है, 1 और 3 जुड़कर 4 होता है। 3 बराबर आप 6 कर दीजिए, क्यों, यहाँ पर देखिए गैप कितना था, 6। 1 बराबर 2 होगा, 1 बराबर 2 होगा। माता जी की उम्र 2 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर माता जी की उम्र 32 साल है। और बेटी की उम्र कितना हो जाएगी, 4 दूना 8। बेटी की उम्र इस समय 8 साल है, ठीक है। अब हमसे पूछा कितने साल बाद माता जी बेटी की मतलब 3 गुना हो जाएंगी, यही तो पूछा है। कितने साल बाद, भाई इस समय अगर सोचा जाए, इस समय नहीं, ये अगर आप सोचो वर्तमान में कितनी रही होंगी, माता जी 30 साल की थी और बेटी कितने साल की थी, 6 साल की थी, करेक्ट है। ये उम्र थी वर्तमान की, मतलब प्रेजेंट में माता 6 साल की है और बिटिया कितने साल की, 6 साल की है। 3 गुना होना है, तो 3 गुना होने का मतलब कैसे होगा,
जैसे अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 6 जोड़ने पर माताजी कितनी, देखिए 6 जोड़ने पर माताजी 36 की, बेटी 12 की, 12 या 36 सही तो है, तो 6 साल डायरेक्टली लगा सकते हैं। 6 साल बाद माताजी 36 साल की होंगी कभी, क्योंकि वर्तमान में 30 की हैं, और बेटी कितनी की, 6 की, 6 6 12 हो जाएगी, 12 या 36, 3 गुना हो गई। तो इसके लिए सीधा उत्तर आपका 6 वर्ष आ जाएगा जो पहले ऑप्शन में दिया है। एज रिलेशन का ऐसा सवाल देखिए, ये CBT 2 का सवाल है और 22 का है सवाल। तो इस तरह के सवाल पर ध्यान दीजिए, कंफर्म करिए। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा फिर मैं पूछ रहा हूं, आप जरूर बता दीजिएगा। अगले सवाल पर चलिए। ये पार्टनरशिप का सवाल है, ये भी CBT 2 का सवाल है, ये भी 2022 का है। ए, बी और सी है ने एक व्यापार में 7, 8 और 5 के अनुपात में पैसे लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वे 83,600 रुपए का वार्षिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। इतना पैसा उनको फायदे मिला भी। यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस कर लिया हो तो ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर बता दो। मतलब ये जैसे स्थिति है तीनों ने जो पैसे लगाए थे पूरे 1 साल के लिए लगाए थे, लेकिन हुआ क्या, ए का हिस्सा मतलब जो निवेश था वो 7 के भाग का था, बी का 8 था और सी का 5 था। तीनों ने साल भर तक जो है व्यापार किया। वार्षिक लाभ देखिए लिखा भी होगा, साल भर में 83,600 का फायदा हुआ। अब ऐसी स्थिति में हमको ए और सी के लाभों का अंतर बताना है। सुनिए, तीनों पर्सन की बात करिए, ए है, ठीक है, बी है और सी है, करेक्ट। ए है, बी है और सी है। तीनों के पैसे का अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात कितना है, 5 है। 7 अनुपात 8 अनुपात कितना है, 5 है। पैसे समय की बात करिए, ए ने लगाया कितने समय तक, ध्यान से देखिएगा, ए ने लगाया 3 महीने तक, ए ने लगाया 3 माह तक, बी ने लगाया कितने माह तक, 7 माह तक, और सी ने पूरे 12 माह तक लगाया। इस तरह से तीनों ने अपने अपने पैसे लगाए थे। तीनों को यहाँ पर एक व्यापार में जो लाभ हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हिस्सा 83,600 है। अब हमसे पूछा ए और सी के लाभों का अंतर बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो, अच्छा ये देखिए यहाँ पर मैंने गलती से लिखा है, ए और सी ने अपने अपने धन को 3 और 7, मतलब यहाँ बी का कोई रोल नहीं है इस स्थिति में। बी रहेगा, लेकिन बी को छोड़ नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं छोड़ सकते आप समझिए, क्योंकि पूरा पैसा तभी बटेगा जब यहाँ पर बी भी रहेगा, बिना बी के पैसे बट नहीं सकते हैं। और याद करिए, जब भी कभी कोई व्यापार होता है तो लाभ कैसे बढ़ता है, लाभ हमेशा निवेश पर निर्भर होता है, निवेश के आधार पर ही बांटा जाता है। जिस अनुपात में आपने निवेश किया उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा भी किया जाएगा। समझिए, इनका निवेश 7 तारीख 21 माना जाएगा, 12 अट्ठे 96 माना जाएगा, 7 पचे 35 माना जाएगा। ये रेशियो बन जाएगा निवेश का, करेक्ट है। अब ये निवेश का रेशियो बना, इसी में हमें लाभ बांटना है तो अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। जोड़िए, कितना हुआ, 6 6 12 1 13 की 3 हासिल 1 3 1 4 4 9 13 13 2 15 153 हो गया, बराबर आपका 83,600 है। 83,600 है। एक का मान कितना होगा, जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 83,600 को 153 से, 153 से देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, बेसिकली ऐसे तो जाएगा नहीं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 5 बार जा सकता है, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26, 5 1 के 5 2 7, सही है, 5 बार जा सकता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 153 से ना 83,600 को, देखिए हम लोग को इन सब बातों को एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपके क्लियर हो पाते हैं और तभी हमको सही से समझ में भी आता है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कुल पैसा 83,600 है, या तो भाग दे करके देखिए, और जो हमारा निवेश का पार्ट बनकर आया है वो आपका टोटल सबका कितना आया है। ए ने अपने पैसे 3 माह तक के लिए लगाए थे, बी ने अपना पैसा पूरे 12 माह तक लगाया था। मतलब ए, जैसे ए की स्थिति क्या है, उसने 3 माह और बी ने 7, सी ने 7 माह में पैसा अपना वापस ले लिया। मतलब यह केवल 3 माह तक निवेश किया रखा और यह केवल 7 माह तक किया रखा। देखिए यहाँ गलती समझ में आई होगी आपको, ये 7 पचे 35 है, करेक्ट है, नहीं तो अभी सब सही हो जाता। यहाँ पर देखिए सभी लोग जोड़ के देखिए, 6 5 11 2 13 होता है, 6 5 11 1 12 होता है, ठीक है, 6 5 11 1 12 होता है, कैरी 1 3 1 4 4 9 13 13 2 15, 152 हो गया, बराबर हमने लिखा 83,600। 83,600 देखिए कितना बार जा रहा है, 15 तिया 45, 3 बार अगर लेके जाते 4 ना, अगर हम 1500, देखो एक बार हम काट देते इसको, कितने से काट सकते हैं, 2 सते 14 या 4 से भी काट सकते हैं, 4 से काट के देखिए, 4 तिया 12 होता है, 12 और 4 से 13 चौके बनकर से 4 तिया 12, 4 अठे 32, करेक्ट है, 4 दूना 8 होता है, 4 9 36 होता है, डबल 0 हो जाएगा। अभी भी देखिए 19 से 19 से जा रहा, 19 दूना 38 होता है, 19 1 के 19, 19 1 के 19, डबल 0 हो जाएगा। 2 से और डिवाइड कर दीजिए, 550 हो जाएगा। ए का मान 550 हो गया। ए और सी के लाभों का अंतर,
ए का लाभ है 21 और सी का लाभ है 35। 35 और 21 में अंतर कितने का है? 21 10 41, मतलब टोटल यहाँ पर कितने का अंतर? 14 का अंतर है। 14 का अंतर है ना, जैसे 21 और 45 35, इसमें से अंतर जो है आपको 14 का दिख रहा है। यही ए और बी के, ए और सी के लाभों का अंतर है। 0 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 7 77, 7700 का यहाँ पर अंतर है दोनों के लाभों का। देखिए थोड़ी सी गलती से अगर हम चीजें इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और मेरा थोड़ा सा आज स्वास्थ्य भी सही नहीं है, मतलब फीवर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें मैं करा तो रहा हूँ, कहीं कुछ गलती हो जाए तो मैनेज कर लेना अपने स्तर पे, ठीक है, ब्रेक ना हो, इसलिए मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। आइए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट किया गया, सही माध्य बताना है। मतलब हमारे पास कुल 20 आंकड़े थे, ठीक है, 20 कुल आंकड़े थे। हमने उन 20 सभी आंकड़ों का जो माध्य निकाला, ये हमारे पास संख्या है आंकड़ों की, इन सभी 20 आंकड़ों का जो माध्य निकाला वो कितना आ रहा है पता है? 22.5 आ रहा है। अब हुआ क्या सवाल में, एक प्रेक्षण को गलती से 25 की बजाय -25 लिखा गया। देखिए नियम ये होता है कि आप योग निकाल लो, योग बराबर माध्य गुणे संख्या होगा। वहां से फिर क्या करिए, अब एक आंकड़ा जो हमारा लिखना हमको चाहिए था 25, बट गलती से मैंने लिख दिया कितना? -25। इसी वजह से, क्योंकि हमने कम कर दिया तो हमारा जो माध्य था वो कम हो गया। यही लिखा है ना, 25 की बजाय -25 नोट किया गया। सही माध्य इस 22.5 से ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब इन्हीं दोनों ऑप्शंस में कोई आएगा, भी दिखाता हूं कौन आता है। आइए ट्राई करते हैं। अच्छा एक बात हमें आप लोग बताइए तो आपसे कंफर्म हो सके। हालांकि देखिए क्या कर सकते थे, योग अगर निकाल देते ऐसे, योग बराबर माध्य गुणे संख्या, और बहुत टफ नहीं है, आराम से कर भी सकते हैं। जैसे कैसे सुनिए, कर दे गुणा, चलिए करता हूं। 0 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, ठीक है, 450 हो गया। इसमें से देखिए सही आंकड़ा क्या है? 25। जोड़ना हमको 25 चाहिए, हमने इसमें -25 लिखा था। -25 को पहले बैलेंस करके हमें 25 जोड़ना पड़ेगा, तब तो ये बैलेंस आया जो हमने कम कर दिया था। अब इसके बाद इसमें 25 और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 500। अब इस 500 को, जो हमारे पास योग है, 500 बटा मैं 20 कर दूं, ठीक है, ये हो जाएगा 25। औसत, सही औसत कितना हुआ? 25। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, सही आंकड़ा क्या था बोलिए? सही आंकड़ा था 25 और गलत आंकड़ा क्या था? गलत आंकड़ा क्या था? -25। आपको पता है कि गलती को हटाना है मतलब घटाना है, और सही को जोड़ना है। अगर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने क्या कि गलती को हटाना है, सही को जोड़ना है। तो 25 में हमने 25 को जोड़ना है, और -25 माइनस माइनस प्लस 25 से 50 हो गया। प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में। लेकिन इसके पहले संख्या कितनी थी बताइए? संख्या थी 20, मैंने इसको 50 को 20 से भाग किया तो आया 2.5। 2.5 इसमें जोड़ देते, देखिए तो ऐसे भी आपका 25 हो जाता। तो सही औसत आपका 25 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से नोट करिए, आशा करता हूं सबको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर चलो। किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए संख्या को गुणा करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करेक्ट करके बताइए, ऑप्शन इसमें बताइए। किसी संख्या का 35%, 35% क्या होता है पता है? 7 बटा, कहां से होगा? 7 बटा 20, 5 सते 35, 5 बीसा हम में 100, 35 बटा 100। ये हमारे पास कोई एक संख्या थी, मुझे उसका 35% बनाना था। मुझे उसको किससे गुणा करना होगा? 7 बटा 20 से गुणा कर दीजिए बस। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? जैसे 100 रुपए था, 100 को अगर मुझे 35% कन्वर्ट करना है, 35% इसका क्या होगा बताइए? 35% मतलब यहाँ पर 35 ही होगा ना। अभी 35 आया कहां से? 100 गुणे मैंने क्या किया? 7 बटा 20 किया, 20 पंचे 100, 5 सते 35। कितना ओरल सा सवाल है सोचिए, लेकिन कंफ्यूज लोगों को करेगा। 7 बटे किससे गुणा करना होगा? 20 से। अगर किसी संख्या का मुझे 35% बनाना है, उसको लाना है, जो भी संख्या हो, तो आप उसको 7 बटे 20 से गुणा कर दो, वह उसका 35% हो जाएगा। ये अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, ये अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर उसे 48 मतलब किया और 4800 रुपए कमाया। वे सी की मदद से उस काम को 5 ही दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कहा ए और बी उस कार्य को 4800 रुपए में हाथ में लेते हैं, मतलब कमाए नहीं। उन्होंने, दोनों ने, जैसे ए अपनी क्षमता से गया, बी अपनी क्षमता से गया, दोनों ने मिलकर के काम लिया और कहा भाई देखो मैं तो कर पाता हूं 10 दिन में, हमारा साथी जो बी है वो 15 दिन में कर पाता है, हम लोग को 4800 दे दो, हम काम कर देंगे। ठीक है, इन्होंने काम तो ले लिया, लेकिन उन्होंने एक तीसरे साथी सी को बुला लिया।
ना, सी को बुलाया और उस पूरे काम को 5 ही दिन में पूरा कर लिया। तो सी को ऐसे थोड़ी बुलाया, और सी को कुछ पैसा देना होगा। पैसा जो बढ़ता है वो हमेशा आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जिस क्षमता से आप काम कर सकते हो उसी क्षमता से पैसे का बंटवारा होता है। क्षमता क्या है? एकांक समय में, यूनिट समय में किया गया कार्य ही आपकी क्षमता है। ए कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, ये है समय, ये है समय। बी कर सकता है उसी काम को 15 दिन में, और अगर ए बी दोनों मिलकर सी के साथ काम करें तो यह काम हो पाएगा 5 दिन में। अब ऐसे में काम की कुल मात्रा सोची कितनी हो जाएगी? टोटल 30। ये कुल वर्क हो गया, ये कुल काम हो गया 30। अब क्षमताएं निकालिए। ए की क्षमता है 10 या 30, बी की क्षमता है 15 दूना 30, और सी की क्षमता तीनों के मिला के 5 जंगे 30। मतलब तीनों की मिला के है, सी की अकेले नहीं है। सुनिए, अब इस 6 में ए का योगदान कितना है? 3 काम, बी का योगदान कितना है? 2 काम, और सी का योगदान कितना है? 1 काम। इस प्रकार से 3, 2 और 1 की क्षमता है। अब इस 3, 2 और 1 की क्षमता में पैसे का बंटवारा होगा, जो आपके सामने पैसा है, और पैसा कुल कितना है? 4800। 3, 2, 5, 1 कितना हुआ? 6। 6 बराबर क्या करिए? 4800। 1 बराबर क्या होगा? 600। 6 8 48, सॉरी 800 होगा। 1 बराबर क्या होगा? 800। किसका हिस्सा निकालना था? सी का। तो सी का हिस्सा कितना बनकर आया? 800। सीबीटी 1 का है, एनटीपीसी का है, और 2021 का है। ठीक है, सवाल ऐसे ही पढ़िए, जो आपकी सही जरूरत है उसको पढ़िए। श्योर करता हूं बहुत मिलेगा सवाल आपको। ठीक है, आगे बढ़िएगा। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 होता है। ठीक है, यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है। याद रखिएगा, ए भी देखिए 2021 का ही सवाल है, सीबीटी का 1 का। देखिए ध्यान से, चालें जो होती हैं समयों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। चालें आप बढ़ाइएगा आप जल्दी पहुंच जाएंगे, चालें घटाइए आप देरी से पहुंचेंगे। यहां पर चाल है 2 पर्सन है, ए और बी ना, ए और बी की चाल है, और चाल का जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है। समय का अनुपात क्या होगा? तुरंत पलट जाएगा, 5:4। चाल का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा समय होता है। पहले देखो स्थिति क्या थी, इसकी चाल कम थी, इसकी चाल ज्यादा थी। इसका समय कम लगता, ज्यादा लगता था भाई, चाल कम थी तो समय ज्यादा, चाल ज्यादा हुई तो समय कम। अब 20 मिनट जल्दी, देखिए इसने लिखा है कि ए और बी की चाल का अनुपात 4:5 है। यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में अभी बी से 20 मिनट ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? इसकी तुलना में 1 मिनट ज्यादा ले रहा है अनुपात में, और रियलिटी में 20 ले रहा है, रियलिटी में 20 ले रहा है। ए द्वारा लिया गया समय 5 का मान बताइए कितना होगा? ए का समय कितना है? 5 से रिलेट किया है तो 5 लिखिए। कितना? 5 लिखिए। तो 5 बराबर क्या होगा? 20 पंचे 100। 100 मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए 100 मिनट है। अब 100 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करिए, तो 100 बटे आप 60 करेंगे, 20 या 60 होता, 20 पंचे 100, 5/3 घंटे आया। इसको हल किया तो 5/3 घंटे, 5/3 घंटा ए को लगेगा गंतव्य तक पहुंचने में। सवाल बढ़िया, मैंने इसका एक सेशन लिया है, अगर आप पीछे देखेंगे तो जो इस तरह से देर से आना, जल्दी से आना, जल्दी पहुंचना, मतलब इसमें दूरी से लेकर के ईच एंड एवरी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैंने 15-20 मिनट का एक सेशन लेकर के आपको अपडेट किया है। अगर आप उसको प्लेलिस्ट में पीछे देखेंगे तो आपको वहां दिख जाएगा। रेलवे के सेक्शन में मैंने उसको लेकर के आपको कंफर्म किया है। दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म, दिल्ली स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म है दिल्ली स्टेशन का, वहां पर उसकी लेंथ है 238 मीटर। 162 मीटर लंबी एक और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। सवाल देखिए, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 238 मीटर है, एक ट्रेन है जो कि 162 मीटर लंबी है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा इसे कितने सेकंड में पार किया जा सकता है? किसको पार करना है बताइए? यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म इतना लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन कह रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म को वह कितनी देर में पार कर ली? जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, या कोई बड़ी बाउंड्री वाल है उसको पार करती है, तो पहले तो उसकी लंबाई, जैसे आप देखो ऐसी स्थिति है, फिलहाल तो ये खड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर अपना फोन लिया, ये जैसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ट्रेन आई ऐसे आई, देखिए पहले हमारे ट्रेन में ड्राइवर है यहाँ पर, इसने सबसे पहले इस मुहाने पर इसको टच किया, अब ऐसे निकलती चली गई, निकलती चली गई, निकलती, पहले उसने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म को। जब प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, ड्राइवर निकल गया, तो मत सोचिए पार कर गया, पार तब होगी जब ये स्थिति होगी, जब गार्ड फाइनली निकलती। इस समय लेंथ जुड़ी कि नहीं जुड़ी? जब उसने प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, बाउंड्री वाल को पार किया, तो ऐसे में वो अपनी लंबाई उस ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देती है। तो पार करने का लगा समय बराबर, पहले दोनों लंबाइयां जोड़ दीजिए, 238 है प्लस
162 है, बटा पार कौन करेगा प्लेटफॉर्म की? ट्रेन, क्योंकि ट्रेन चल रही, प्लेटफॉर्म तो खड़ा है। अब उसकी स्पीड क्या है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। समस्या ये है कि जो लेंथ है आप देख पा रहे हैं वो मीटर में है और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो 120 गुणे हम 5/18 कर दें, क्योंकि हमें जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना होता है तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए किससे कट रहा है? 6 3 18 होता है, 6 20 छक्के 120 होता है, 20 पंचे 100/3 हो गया। तो मैं इसको एक काम करता हूं, जब भाग करूंगा किससे बताइए? जब मैं भाग करूंगा 20 छंगे 120, 20 पंचे कितना है? 100 ना, 100/3 से, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जोड़ के रख लीजिए, तब तक 8 2 10, 6 3 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 गुणे 3 करिए बटा आपका 100 है। 100 से भाग करिए 4 बार, 4 3 12, 12 सेकंड में और रेलगाड़ी उस दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है। ऐसे सवाल देखिए, ये भी आपका एनटीपीसी का सवाल है, करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं। दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22 है, भाजक 22.8 है। भाजक मतलब जो भाग देता है, भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है। शेषफल है, भाज्य क्या है? इन सब सवालों के लिए नियम समझिए। ये है भाज्य, भाज्य मतलब डिविडेंड, जो भाग दिया जाता है जिसमें। भाजक मतलब जो भाग देता है, भागफल मतलब जो बार गया है, ठीक है, और शेषफल आप जानते हैं, रिमाइंडर जो बचा है, यही है। इसको डिविडेंड कहते हैं अंग्रेजी में, इसको अंग्रेजी में और हिंदी में भाज्य कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो चलिए, भाजक कितना अपने पास? 22.8, भागफल कितना है? 8.5, गुणे प्लस शेषफल है ही नहीं कुछ, तो जीरो जोड़ने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। आइए सोल्यूशन करिए। 22.8 को 8.5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाए तो वही अपना आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन करते हैं, देखिए कितना आता है। जैसे अपने पास क्या है? 22.8 है, 22 कितना है? 8 है। 22.8 को किससे गुणा करना है बताइए? मेन यहाँ पर गुणा हो गया बेसिकली 8.5 से। 8.5 का मतलब हम इसको चाहे 8 + 0.5 कर दें, ठीक है। 8 से गुणा करिए, 8 8 64 है, 8 8 64, 8 दूना 16, 16 6 22 है, और 8 दूना 16, 16 2 18 है। ये हो गया 182.4, और इसमें 0.5 मतलब इसी का आधा हो जाएगा 11.4। भाई आधा इतना ही होगा ना, 4 4 8 होता है, 2 1 3 होता है, 8 1 9 होता है, 193.8 हुआ। 193.8 इस सवाल के लिए आप लोग राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। जो करेक्ट आंसर है देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन अगर आप लोग लगाए हैं तो एकदम सही हुआ नंबर है, जो आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ सबको समझ, सिंपल सवाल था, लेकिन पूछा गया वो भी CBT 2 में है, ऐसा नहीं कि और अभी लेटेस्ट पूछा गया 22 में, ठीक है। तो वही सवाल पढ़िए जो एक्चुअली आते हैं एग्जाम में, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की हम लोग को जरूरत नहीं है। अभी देखिए रिकरिंग का सवाल है, 0.987 के ऊपर बार है, -0.756 के ऊपर बार है। इसे P/Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q पूर्णांक है। आइए देखता हूं, करते हैं। 0.987 के ऊपर बार है, -0.756 के ऊपर बार है, करेक्ट है। दोनों के बार समान है, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करें? हम डायरेक्टली देखिए, हमें क्योंकि भिन्न ही चाहिए, तो भिन्न चाहिए तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल करिए, कोई ऐसी बात नहीं। पहले इसका कन्वर्जन आप जानते होंगे, 987 -9 कर दीजिए, बटा 2 बार 9 लिखिए, 1 बार 0, माइनस ऐसे 756 -7 करिए, और डिवाइड बाई 2 बार 9, 1 बार 0। 17 से 9 8 होता है, यहाँ 8, यहाँ पर कितना होगा? 17 से 9 8 होता है, ठीक है, और यहाँ 7 है, और यहाँ 978/990 है, माइनस 16 से 7 9 होता है, ठीक है, 4 होता है 7, 749/990। अब क्योंकि दोनों के हर समान है तो आप इसको घटा दीजिए, 18 से 9 9 होता है, 6 से 4 2 होता है, ठीक है, 9 से 7 2 होता है, 229/990। 229/990 डायरेक्टली, भाई इसका पूरा पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्लास होगी, जो बहुत शानदार अप्रोच, जो मिनिमम से मैक्सिमम हो सकते हैं, पूरा रिकरिंग मैंने पढ़ाया, अभी पीछे आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया उसमें किया है। आप बहुत उसमें सारे सवाल कवर कर लेंगे, हालांकि ग्रुप डी का सवाल 2022 का, लेकिन आपको इसको भी ध्यान देना चाहिए। आगे देखिएगा, ये सवाल देखिए कितना बढ़िया है, एकदम अलजेब्रा का सवाल है। क्या लिखा है इसमें पढ़िएगा, 8m³ -n³ है, कह रहा निम्नलिखित में किसके समतुल्य है? तो इसके लिए हम लोग लिखें 2m की होल क्यूब -n का होल क्यूब। एक फार्मूला पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, उसको नोट करिएगा।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए है। उसी तरह से यहां पर भी लिखिए 2m माइनस एन, ठीक है, पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 2m का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन प्लस एन का होल क्यूब, होल स्क्वायर सॉरी नॉट क्यूब। तो हो जाएगा 2m माइनस एन पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 8m क्यूब प्लस 2m प्लस एन स्क्वायर ये है। चेक करिए 2m माइनस एन 4m स्क्वायर होगा भाई, हम क्यूब कर दिए यहाँ पे, ठीक है, ये 4m स्क्वायर होगा ही, 4m स्क्वायर प्लस 2mn। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ए मैंने जो लिखा है सही सही लिखा है, 4m स्क्वायर प्लस 2mn, 4m स्क्वायर प्लस 2mn, 2m माइनस एन 4m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल बन रहा है कौन सा, यहाँ पर ये देखिए माइनस अगर है यहाँ पर बीच में तो अंदर प्लस होना चाहिए, बी ऑप्शन। देखिए ये वाला पैटर्न फॉलो करिए, ठीक है, तो इसको आप देखिए तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन लगा रहे हैं। ये भी एनटीपीसी का ही सवाल है, ठीक। चलो अगले सवाल पर आइए। त्रिकोणमिति का सवाल देखिए कितना बढ़िया आपको दिया है, इसको ट्राई करिए। 3 tan थीटा, मैंने आपसे कहा है बेसिक आइडेंटिटी तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को 3 tan थीटा बराबर 2 दिया है, ठीक है। निम्नलिखित का मान क्या होगा, हमसे पूछा √13 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस √13 cos थीटा। अब इसमें हम चाहे तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर बेस इन सब का उपयोग कर सकते हैं और साइन कॉस का भी उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली हमको साइन कॉस देखिए यूज भी करना, लेकिन आप ऐसे करो जैसे नियम होता है। tan थीटा बराबर होगा 2/3। ऐसे अगर हम समकोण त्रिभुज बना लें और यहाँ पे मैंने थीटा कर दिया तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता ही है, तो परपेंडिकुलर ये 2 होगा, ये 3 होगा, रूट में 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 और 9 13 हो जाएगा, √13। अब इस पर रख के देखिए ऑप्शन मिसिंग है लेकिन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाएगा, √13 sin थीटा। साइन क्या होता है लिख देता हूं पहले, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। साइन देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटा कर्ण, लंब क्या है थीटा के उल्टा, 2/√13। और कॉस क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज 3/√13, ये हो गया। √13 इंटू 2/√13, ठीक है, माइनस 3 गुणे tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान 2/3 है। नीचे चलिए 3 गुणे tan थीटा का मान 2/3 ही है, प्लस √13 है और cos थीटा का मान कितना है, 3/√13 है। √13 से गया, √13 से गया, 3 से गया, 3 से गया, ऊपर 2 - 2 है 0, पूरा मान ही 0 हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, पूरा मान आपका क्या हो गया 0 हो गया। आप सिंपली उठा लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 डंडे जमीन पर खड़े हैं, 2 डंडे हैं जमीन पर खड़े हैं, हाँ, उनके पादों और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 और 50 मीटर है। पाद और शीर्ष दोनों की दूरी दिया है। छोटे खंबे की ऊंचाई 10 है तो बड़े खंबे की ऊंचाई बताना। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये आपका, चलिए हम बना देते हैं पहले फिगर, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये बड़ा खंबा लिया, एक छोटा खंबा लिया, पादों के बीच की दूरी है 48 यहाँ से यहाँ, ठीक है, और शीर्षों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की कितना दिया है 50। छोटा खंबा कितना मीटर है, 10 मीटर, 10 मीटर, ये 48 है, ठीक है, ये 48 है। चलिए आगे देखता हूं क्या है क्वेश्चन। तो बड़े खंबे की ऊंचाई हमको बतानी है। अब बड़े खंबे की ऊंचाई देखो ये 6 पूरा का पूरा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब आप समझो क्या होने वाला है, ये लेंथ यहां से यहां करनी है, ये अगर 48 है तो ये भी 48 है, और ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है, यहां से यहां तक 10, इसको रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसका मान बस निकाल लो बस, और कुछ नहीं। इसका मान अगर निकाल दिया आपने तो सब कंफर्म हो गया। यहाँ पर वही पाइथागोरस का नियम लगेगा। कुछ चीजें देखिए हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कि आप 2 से डिवाइड करिए 25 होगा, और 2 से डिवाइड करिए 24 होगा। 24 का 25 के साथ 7 का रिलेशन होता है, क्योंकि 24 का वर्ग 576 और 7 का 49, दोनों जोड़ने पर 25 का वर्ग 625 होता है। लेकिन 25 24 के साथ 7 का होता है, तो आपने सबको आधा आधा किया, तो ये भी आधा ही है, इसका दूना करिए, मतलब ये लेंथ आपकी 14 हो गई, यहां से यहां तक 14 हो गई, करेक्ट है, ये 14 हो गई। पूरे खंबे की लेंथ हमको बतानी है, 14 तो यहीं तक थी, इसके नीचे 10 ऑलरेडी है, तो 14 10 कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ 24 हो जाएगी। 14 हमने निकाला है, 10 पहले से ही था, तो कुल मिला के 24 होगा। डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। डी अगर आपने लगाया तो एकदम परफेक्ट है, कंफर्म सोल्यूशन है।
दी गई आकृति देखिए बहुत शानदार सी दी गई है, इसको पढ़िए आप लोग। में एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। जब कोई तिर्यक रेखा, कुछ बातें यहां पर पॉइंट कर लीजिएगा, जब कोई तिर्यक रेखा एक 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो कई रिलेशन से मैंने ज्योमेट्री क्लास में पढ़ाया होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एकांतर कोण बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होगा, इसके ही बराबर हो जाएगा। मतलब वो रिलेशंस मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूं, यहीं समझ में आ जाएगा। दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा है, 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। चिन्हित कोणों में से 2 कोणों का माप समान है। 2 कोणों का माप समान है। जो चिन्हित कोण है, एक x है, एक y है, z है। अब इसमें कौन समान है हमको बताना भी देखता हूं। बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात 7:3 है। बड़े कोण की वैल्यू हमको बतानी है, कौन समान है मैं आपको आप बताओ। ये दोनों समान नहीं हो सकते, ये समान नहीं। यह जो x है ना, इसके समान होगा, ठीक है, इसके समान होगा। और इसके साथ यह करिस्पॉन्डिंग होगा। जैसे यह कोण अगर तिरछा जा रही है तो यह इसके समान होगा। वही चीज है, यह इसके समान होगा तो यह इसके समान हुआ। अगर यहाँ भी x है तो x z के समान हुआ। यही तो है, x z के साथ समान हुआ। इसका मतलब x और y के बीच रिलेशन है, x और y के बीच रिलेशन है। अब उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, इससे मतलब हमको नहीं है। हमको ये समझ में आ गया कि x और z को ऐसे रहने दीजिए जैसे हैं, इनको छोड़ दीजिए। आपको x y का रिलेशन देना है कि x और y अनुपात 7:3 है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये दोनों जैसे रिलेट कर रहे हैं x y एक लीनियर पेयर है। देखिए ये दोनों रेखीय युग्म पर है। रेखीय युग्म पर दोनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश होता है। तो 180 अंश अगर इन दोनों का जोड़ है, y है और x है, तो एक वैल्यू 7 है, दूसरी वैल्यू 3 है। अनुपाती पदों को जोड़िए, कितना आएगा 10। 10 बराबर 180 कर दीजिए, 1 बराबर 18 होगा। बड़ा कोण 7 के भाग को प्रेजेंट कर रहा है, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 8 56, 7 126 डिग्री। बड़ा कोण 126 डिग्री होगा, छोटा कोण 18 3 54 डिग्री होगा। इस तरह से आपसे पूछ सकता है। भी देखिए एनटीपीसी का 2021 का सवाल है, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, 2 5 3 9 4 1 से बने त्रिभुज। ये देखिए अगर हम कोई त्रिभुज ऐसे बना दें, त्रिभुज के हमने पॉइंट्स ले लिए, ऐसे लिख दिया हमने पॉइंट्स ले लिया कोऑर्डिनेट का, मतलब उनके शीर्ष बिंदुओं का। x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, x3 y3 है। तो जो केंद्रक होता है वो हमेशा इनका g होता है। g का मान ab है। a बराबर क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और b बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। करेक्ट है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां पर हम लोग की वैल्यू जो दिया है यही केंद्रक होता है। जैसे 2 5 है, ठीक, ये आपका 3 9 है, 3 9 है, और ये 4 1 है, ठीक है, ये 4 1 है। अब आप समझिएगा, तो यहां पर अगर इनकी जगह देखिए हमको निकालना है तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 बटा 3, 4 3 7 2 9 बटा 3 करिए तो 3 आएगा। और दूसरा क्या होगा, 5 प्लस 9 प्लस 1 बटा 3, 5 9 14, 1 15 बटे 3 करिए 5 आएगा। 3 कामा 5, 3 कामा 5 देखिए कहां पर है, डी ऑप्शन में है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है 3 कामा 5। आप लोग करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर आपका 3 कामा 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, अब इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है भाई, ए वाला हिस्सा जो है, ए वाला, ये भी एनटीपीसी का ही सवाल है। ये आपको क्या लगा, एक आयत है, ये 19 है और 6 है, तो इसका क्षेत्रफल 19 गुणे 6 होगा। एक आपको त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज में भी देखिए हमको सारी भुजा नहीं पता है। जैसे हमको ए पता, ए वाली भुजा 12 केवल यहां से यहां तक दिया, इसका भाग, और पूरा भाग कितना था 19, तो यह भाग कितना हो जाएगा 7, और यहां समकोण बनेगा ही बनेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 2 3 6 होता, 3 7 21, तो यहां पर होगा 19 छक्के 114 प्लस 21, जोड़िए 4 1 5 2 1 3 135, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो आयतन मूल आयतन का होगा। अगर घन की प्रत्येक भुजा डबल करते हैं, ध्यान देखिएगा, घन की प्रत्येक भुजा को डबल करते हैं तो डबल करने का मतलब 1 से 2 करना, 1 से 2 करना, 1 से 2 करना। ये ओरिजिनल आयतन था, ये न्यू है, तो 1 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
8 गुना हो जाएगा, जो आयतन है मूल आयतन का 8 गुना हो जाएगा। इस सवाल का राइट सोल्यूशन माना जाएगा। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करता हूं। इसको यहां तक आप लोग कवर करिए। बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम और एक्टिविटी के साथ और सवालों के नेचर के साथ और पैटर्न के साथ आपको हम कवर कराएंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।